स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग ही क्यों डिजायरेबल है, मतलब ये सूटेबल क्यों है इतना हर एक कंट्री के अंदर। देखो, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे सकते हो कि क्यों है डिजायरेबल। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर जो है वो बड़े डीपली आपने पढ़ा है, पूरी मीनिंग के साथ आपने पढ़ा है, दो सिचुएशंस आपने देखी, तो आपको क्या लगता है पावर जो है वो क्यों, उसको क्यों बेहतरी इसी में कि उसको बांटा जाए, शेयर किया जाए। Why is it so desirable, और ये हर एक कंट्री के ऊपर इतना डिजायरेबल कैसे रहता है, कैसे सूट होता है, इसके अपने क्या फायदे हैं, इस पावर शेयरिंग के अपने क्या फायदे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन यही है, तो आपका जवाब क्या होगा? आज जो आप बताइए। आमिना, शाबाश। आप रोज क्लास देते हैं, आपने लेक्चर पढ़ा है, आप बताइए जल्दी जल्दी। बिनिश। मुझे बताइए कि पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल मेथड क्यों माना जाता है। जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ वही बोलना है, और चैट पे नहीं। माइक को अनम्यूट कीजिए। व्हाई इज इट सो डिजायरेबल? शाबाश। ये एक छोटा सा टॉपिक है, अगर आपको ये भी बोलना नहीं आएगा, इट मीन्स आपने जितना भी अभी तक पढ़ा वो सारा वेस्ट है, आपको बात समझ में आई ही नहीं है। शाबाश। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आपको चैट पर नहीं बोलना, आपको माइक अनम्यूट करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया, आप इसको अपनी मदर लैंग्वेज में बोलना सीखो। या मदर लैंग्वेज में जरूरी नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। अगर आपको किसी अनपढ़ को समझाना हो कि पावर शेयरिंग गवर्नमेंट में क्यों जरूरी है, तो आप थोड़ी उसको इंग्लिश की डेफिनेशन बोलोगे। ये तो रट्टा मार हो गया, या आपने गूगल खोला, किताब खोली और इसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो जब हमें दो पार्टीज के अंदर, दो गवर्नमेंट्स के अंदर जो टेंशन है, जो इक्तिसादी जो हालात है, ठीक है, तो वो हालात को सुधारने के लिए, एक तरह से एक कंट्री को एक समान रखने के लिए पावर शेयर यानी अपनी कुर्सी, अपनी ताकत जो है उसको बांटना बहुत ही लाजिम है। ठीक है, पहला इससे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने बोला, रिड्यूस हो जाएगी टेंशन। जो कॉन्फ्लिक्ट है, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जरूरी है कि कंट्री के अंदर एक ही ग्रुप तो नहीं होगा। कंट्री के अंदर अमूमन एक दो से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग कल्चर के ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग एथनिक के ग्रुप्स होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो है उसके बीच की जो ये टेंशन है वो रिलीज करता है, वो रिड्यूस करता है, ये पॉसिबिलिटी है पहला। सिंस अगर ये सोशल कन्फ्लिक्ट जो है वो अमूमन अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो बहुत ही बड़ी टेंशन की ओर लेके जा सकता है। इससे क्या होती है, वायलेंस क्रिएट होती है, दंगे फसाद होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब कि अगर कोई भी राजा, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है तो लोग उसके ऊपर ओबे नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे द्वारा चुने गया ये जो है लीडर वो नहीं है। ठीक है, उन्हें ऐसे ही लगता है, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी। एंड सेकेंड थिंग, ये जो विल ऑफ मेजोरिटी है, मतलब जो इच्छा है, किसकी इच्छा है, किसकी आमदा है,
युस मेजॉरिटी मंश आसान यम वारिया छ आसान, ठीक है। तो सबको लगता है कि इनका जो मतलब ओपिनियन रहता है वो काफी अट्रैक्टिव ओपिनियन है। अट्रैक्टिव ओपिनियन का मतलब कि जो मेजॉरिटी है वो सही नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम हमारा ये माइंडसेट रह चुका है कि चलो जी अगर आप किसके साथ हो आप हाथ खड़ा करो, हम देखेंगे क्लास में सबसे ज्यादा जो है बच्चे वो कौन सा स्पोर्ट खेलना पसंद करेंगे। अगर मेजॉरिटी ने हाथ उठाया क्रिकेट तो हम क्रिकेट खेलेंगे, अगर मेजॉरिटी ने हाथ उठाया हॉकी तो हम हॉकी खेलेंगे। अब अगर क्लास में हम देखते हैं दो ग्रुप्स है, लड़के और लड़कियां, ठीक है। लड़के चाहते हैं क्रिकेट, लड़कियां चाहती है हॉकी, ठीक है। अब देखो क्लास के अंदर लड़के जो है वो मेजॉरिटी में है, मानो इस तरह की जो सिचुएशन है वो मेजॉरिटी में है, तो हमेशा अगर टीचर ऐसे बोलेगा कि चलो हाथ खड़ा करो, मैं देखूंगी मेजॉरिटी क्या बोलेगी, इसका ये मतलब होगा कि हमेशा जो है वो लड़कों की चलेगी, बॉयज की चलेगी। लड़कियां जो बोलना चाहती है क्योंकि वो माइनॉरिटी में, उसका कोई नहीं सुनेगा। होगा क्या कि लड़कियां जो है, जो लड़कियां अपनी टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहती है वो रिबेलियस बनेगी, उन्हें लगेगा कि हमेशा लड़कों का फेवर किया जा रहा है। तो सेम सिचुएशन कंट्री के अंदर भी होती है, ठीक है। तो लॉन्ग रन में अगर आपको कंट्री चलानी है, अगर आपको एक नेशन को यूनाइट करना है, अपने हिस्ट्री में अभी तक जो पढ़ा यूरोप को कि उसको यूनाइट करने में कितनी ज्यादा हेल्प लगी, कितनी ज्यादा मेहनत लगी। अब देखते हो कि यूनिफिकेशन जैसे जर्मनी आज है, इटली आज है, वो ऐसे ही नहीं है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, बहुत सारा मतलब जिद्दोजहद करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह जो मेजॉरिटी होती है वो हमेशा ऐसे नहीं है कि वो टायरनी हो, ठीक है, वो जुल्म करे, वो ऑप्रेसिव होते हैं माइनॉरिटी के ऊपर। बट ये एक तरह से माइंडसेट रह चुका है कि अगर माइनॉरिटी के जो ओपिनियंस होते हैं अगर हम उनको नेग्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। एंड ये हो सकता है कि इस तरह का जो सिस्टम है वो हमेशा मेजॉरिटी के हित में होता है और वो अलो करता है उनको कि आप माइनॉरिटी के इंटरेस्ट जो है उन्हें कुचल सकते हो। ये फर्स्ट चीज होती है, ठीक है। दूसरी सेकंड चीज क्या होगी कि ये जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा है। बेसिकली पावर शेयरिंग जो है इसको रूह माना जाता है, इट कंसिडर्स ए सेपरेट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का रूह है। मतलब कि अगर जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो बेजान है, किसके बिना वो बेजान है, वो पावर शेयरिंग के बिना बेजान है, ठीक है। एंड डेमोक्रेटिक रूल जो है, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक रूल है जब उसमें पावर शेयरिंग होती है एंड वो अपनी पावर शेयरिंग इस तरह करते हैं कि वो मिल बांट के डिसीजंस लेते हैं, हाँ, वो मिल बांट के डिसीजंस लेते हैं, ऑब्वियसली उसका पूरा असर उसकी कंट्री पे पड़ता है। वो जितना मिल बांट के काम करते हैं किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो वो जो पावर शेयर कर रहे हैं, दूसरे वो जो उनसे जुड़े हुए हैं यानी कि पब्लिक, ठीक है, दोनों ही इससे इफेक्ट हो सकते हैं। लोगों को दे हैव अ राइट, उनको राइट है टू बी कंसल्टेड कि आप हमें कंसल्ट कीजिए। लाइक जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उनका ये हक है कि हमारे ऊपर किस तरह गवर्न किया जाए, हमारे ऊपर किस तरह लोग जो है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमने चुने हैं वो किस तरह हमें गवर्न करेंगे, यू नो दे हैव द राइट। और एक जायज गवर्नमेंट, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है ये वही करेगी जो डेमोक्रेसी के ऊपर फेथ रखती है, जहां पे सिटीजन जो है वो पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है, उनके पार्टिसिपेशन से ही ये जो सिस्टम है वो अवेक रहेगा, वो जिंदा रहेगा। एंड दो चीजें यहाँ पे है, पहला जो रीजन है वो प्रूडेंशियल है, मतलब कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं गेन्स और लॉसेस,
दैट इज प्रूडेंशियल, कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं उसके बाद हम कंट्रास्ट करते हैं। कंट्रास्ट मीन्स कि अगर मैं ये लूंगी डिसीजन तो मुझे कितना नुकसान होगा। डेमोक्रेसी में ये चीज जरूरी है। मतलब पहला जो मैंने आपको बोला पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, दैट इज प्रूडेंशियल, कि अगर हम माइनॉरिटी और मेजोरिटी खेलेंगे तो कितना लॉस होगा। दूसरा, अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी तो वो मॉरल वैल्यू कहलाएगा, वो एक तरह से वैल्यूएबल है, किसी को भी कोई भी चीज कोई भी गड़बड़ नहीं लगे। समझ आया? समझ आया गर्ल्स? काफी छोटा सा टॉपिक था ये, और काफी मतलब जो आपने पीछे पढ़ा उससे रिलेट भी करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ, अभी तक आपने वो देखा कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, व्हाई इज इट डिजायरेबल, क्यों करना है, कैसे करना है। हाँ, अब यहाँ है कि हाउ, कैसे करेंगे, कितने फॉर्म्स है पावर शेयरिंग जो है, वो कितने किस्म के अलग अलग तरीके हैं पावर शेयरिंग करने का। ठीक है, होम टास्क मैंने आपको रखा था हाइलाइट्स ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका, आपने वो किया? व्हाट? नो मैम, मैंने कल आपको रखा था हाइलाइट्स ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। आप व्हाट्सएप पे डायरी चेक नहीं करते हो तो फिर किस लिए लिखते हैं हम लोग, आप बताइए। क्लास में भी आपको बोला जाता है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज की जाती है। मुझे जल्दी से व्हाट्सएप पे अपना ऑडियो सेंड करें, जो क्वेश्चन मैंने आपको रखा है। इज दैट क्लियर?
आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया होम टास्क भी, और अभी मुझे व्हाट्सएप पे कल का होम टास्क सेंड करेंगे।